नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज एक याद करते हैं कैसे पत्रकार को, जिसने क्रांतिकारी स्वरूप में भी देश की स्वाधीनता के संग्राम में डटकर हिस्सा लिया। कलम के सिपाही तो थे ही, स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही के रूप में भी उनका नाम जो है वो स्वर्णाक्षरों में, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है। इनकी एक विशेषता थी मित्रों, जिसके कारण आज उनको जन्मदिन के अवसर पर याद करना अच्छा लग रहा है। इन्होंने एक अखबार शुरू किया था प्रताप के नाम से, और प्रताप एक ऐसा अखबार था जिसमें 2 अमर शहीदों ने भी भाग लिया था, काम किया था, और शहीद आज़म भगत सिंह उनमें से एक थे, जो गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में एक सह संपादक के रूप में काम करते रहे। और कमोबेश यही भूमिका, हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि वो कलम के धनी नहीं थे, पिस्तौल के धनी थे। वो जूझने में विश्वास रखते थे। उनकी क्रांतिकारी भूमिका जो है वो तो चर्चा में आती है, लेकिन ये भी एक तथ्य है, ये भी एक सत्य है कि उन्होंने भी उन दिनों में प्रताप अखबार में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ काम किया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में छपने वाला अखबार ऐसी 2 महान विभूतियों को भी अपने साथ लेकर चलने में समर्थ रहा, वो आदमी अपने आप में वैचारिक स्तर पर कितना ज़्यादा देदीप्यमान होगा, कितना ज़्यादा वो रोशन दिमाग होगा। और मित्रों, गणेश शंकर विद्यार्थी की एक विशेषता मैं आपको बताऊं कि वही जो हम अक्सर बड़े आदमियों के बारे में सुनते आए हैं, सिवाय पंडित नेहरू और कुछ एक लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी की जो शुरुआती ज़िंदगी थी वो बहुत गुर्बत में कटी, बहुत गरीबी में कटी। इनकी भी हालत वही थी। ये भी मैट्रिक के बाद सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाए कि घर में अगली कक्षा के लिए फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा और भाषा पर, लेखन पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर दी कि उस वक्त के सबसे ख़तरनाक समीक्षक थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहा जाता था कि उनकी नाक पे जल्दी जल्दी कोई मतलब अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे। वो उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते थे कि भाषा के मामले में कहीं कोई गलती हो। लेकिन इनकी भाषा से वो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने स्वयं इनको निमंत्रण दिया कि मेरी पत्रिका सरस्वती में आकर तुम एक सहायक संपादक के रूप में काम करो भाई, मुझे तुम्हारी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व होता है। तो ऐसे व्यक्ति के इतने कम्प्लीमेंट्स दे देना ही ये काफ़ी होता है, ये तस्दीक करने के लिए, इस बात की तस्दीक के लिए कि वाकई इनकी कलम में बहुत दम था, इनकी भाषा में दम था, और तभी उसी दम के सहारे ये बहुत कुछ कर लेते थे। स्वाधीनता संग्राम में इनके एक एक ओजस्वी भाषण को लेकर लोगों में क्रांति की एक लहर दौड़ पड़ती थी। और ये भी कहा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो कई लोगों ने दिया, लेकिन उसके जो मूल प्रेरणा स्रोत थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी ही थे। इनकी एक विशेषता और थी मित्रों कि ये सभी धर्मों में स्वीकार्य थे, लेकिन एक त्रासदी भी थी कि ये एक दंगे में लोगों की सहायता करते करते एक संप्रदाय के लोगों द्वारा छुरे से मार दिए गए, हत्या कर दी गई। अब देखिए, वही आदमी जो एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के साथ जूझने से, एक दूसरे पर झपटने से रोकने का प्रयास करता है, आखिर वही शिकार हो जाता है उस हिंसा का। और मित्रों, सिर्फ 41 बरस की उम्र उन्होंने पाई, और 41 बरस की उम्र में एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में, स्वाधीनता सेनानी के रूप में, एक सफल पत्रकार के रूप में इन्होंने अपनी जो जिजीविषा थी, अपनी जो एक जूझने की क्षमता थी, उसको सिद्ध किया। और त्रासदी ये होती है कि हम लोग कई बार संवेदनहीन हो जाते हैं ऐसी शख्सियतों के बारे में। उनके नाम पर मित्रों कॉलेज भी बन गए, एक मेडिकल संस्थान भी बन गया, कोई अस्पताल खुल गए, कुछ और भी हो गया। लेकिन एक प्रतिमा जो थी इनकी 2006 में एक चौराहे पर लगी हुई थी प्रतिमा, और उसको सिर्फ इसलिए प्रतिमा को गिरा दिया गया कि ये इसका निर्माण अवैध है।
मेरी अपनी सोच ये है, और मैं समझता हूँ कि इस बात का निर्णय आप लोग भी लेंगे, इस बात को सोचेंगे कि जब एक ऐसी शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण हो गया, उसकी स्थापना हो गई, तो उसके बाद अगर वो स्थान जो है किसी नगर पालिका की सीमाओं के दायरे में शर्तें पूरी नहीं भी करता, तो ऐसी नक्शे बदले जा सकते हैं ऐसी शख्सियत के लिए एहतराम के तौर पर, सम्मान के तौर पर। लेकिन मित्रों, हम लोग इस बारे में थोड़े से ज़्यादा, जहां हमें कानून कायदे लागू करने चाहिए वहां तो हम बिल्कुल उनसे बिल्कुल बरतरफ उसे करते हैं, हमने खारिज कर देते हैं। और जहां कानून कायदों की कोई वक़्त नहीं होती, कोई औकात नहीं होती, वहाँ पर कानून कायदों को हम लोग कोर्ट करने में बाज नहीं आते। ऐसा ही मित्रों एक घटना यहाँ भी घटी थी, चंडीगढ़ में भी। यहाँ पर चौराहों पर किसी मूर्ति की इजाज़त नहीं है, तो एक जोशीले व्यक्ति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा में एक मुख्य चौराहे के ऊपर लगा दी गई, और बाद में नगर पालिका जो नगर निगम थी चंडीगढ़ की, उन्होंने उस मूर्ति को सांकलों में कैद किया और उसको मूर्ति को सांकलों में कैद करके उखाड़ कर वहाँ से ले गए, और वो किसी थाने में आज पड़ी हुई है। अगर होता किसी में संवेदनशीलता का पुट, तो आज मूर्ति वो किसी भी पार्क में, उद्यान में लगाई जा सकती थी, या किसी एक जैसे गांधी भवन में लगाई गई है एक मूर्ति महात्मा गांधी की, तो ऐसे किसी स्थान पर अंदर सीमाओं के भी लग सकती थी। लेकिन ये चीज़ें, वही बात मैं कह रहा हूँ कि वही गणेश शंकर विद्यार्थी जी के मामले में हुआ कि उस व्यक्ति के स्मृति में हमने कॉलेज बना दिए, संस्थान, अस्पताल बनवा दिए, बहुत कुछ कर दिया, चौक चौराहों के नाम लिख दिए, लेकिन उनकी मूर्ति हमसे सहन नहीं हुई, क्योंकि हमारे नज़रिए में वहाँ कानून कायदे आड़े आ गए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका अनावरण वहाँ के सांसद ने, जो आज सत्तारूढ़ दल में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वयं किया था अपने कर कमलों से, और उन्होंने भी इस बारे में कोई विशेष आपत्ति दर्ज नहीं कराई। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की संवेदनहीनता की बात कर रहा हूँ, वो संवेदनशील परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि देश के अन्य लोगों को, अन्य संगठनों को आगे आना चाहिए था, और अगर कहीं नक्शों में बदलाव की ज़रूरत थी तो वो कर लिए जाते, और अगर मूर्ति को वहाँ से उठाना ही था तो मूर्ति को किसी और अच्छे स्थान पर स्थानांतरित करके लगाया भी जा सकता था। लेकिन उस मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करना एक कहीं ना कहीं संवेदनशील लोगों के जहन में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। मित्रों, आज इतना ही। ऐसी शख्सियत को नमन और ऐसी शख्सियतों को याद करते रहना चाहिए। शुक्रिया।